नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। ईडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास सितंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। ढांचागत विकास के लिए कंपनी का चयन मई के पहले सप्ताह में होगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 550 करोड़ की लागत से 350 बेड का ईएसआई अस्पताल बनने का रास्ता साफ हो गया है। अस्पताल बनने से मथुरा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के 5 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर के किदवी नगर में एक पिता ने अपनी जुड़वां बेटियों की हत्या कर दी। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी ने पति के लिए उसी तरह की सजा की मांग की है। कत्तगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी युवक ने मेरठ में किराए पर रह रहा था। आरोप है कि वह मकान मालकिन को बहलाकर दिल्ली के एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने JCPOA डील को देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे खराब डील्स में से एक बताया। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में एक बस के गहरी खाई में गिरने से 20 से अधिक यात्रियों की मौत आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में से एक है। चूंकि इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए शीर्ष स्तर पर शोक व्यक्त किया जा रहा है और दुर्घटना के कारणों की जांच का भरोसा दिया जा रहा है। पर सब जानते हैं कि ऐसे आश्वासन मार्ग दुर्घटनाओं को कम करने में कतई सहायक नहीं बन पा रहे हैं। बिहार सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने 31 मार्च 2026 तक उपयोग की गई राशि का यूसी जल्द जमा करने का निर्देश दिया है। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 की एक असुरक्षित इमारत में शराब का ठेका चलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। लिकर लाइबी पर पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रही मेहरबानी पर प्रशासन फंस गया है। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में शपथ पत्र मांगा है और पूछा है कि असुरक्षित इमारत में शराब ठेके का लाइसेंस कैसे दिया गया। चारधाम यात्रा सनातनी संस्कृति का दिव्य उत्सव होने के साथ ही पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ है। मंदिर समिति द्वारा यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि उनकी यात्रा सुगम हो सके। देवरिया मेडिकल कॉलेज में एक मनबड़ युवक ने सुरक्षाकर्मी पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। घायल होमगार्ड का इमरजेंसी में उपचार किया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य के कारण गाजीपुर से IP एक्सटेंशन तक NH9 पर भारी जाम लगा। एक्सप्रेसवे पर एक लेन बंद होने से NH9 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भारत के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए, हॉर्मुज में जब तनाव बना हुआ है तब भारत सरकार यहां पर लगातार अक्षैन में नजर आ रही है। हालांकि कई देशों के साथ समझौते भी हो रहे हैं और अब भारत ने एक और धमाका करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देते हुए ये कहा है कि दोनों देश अब चिप्स से शिप्स तक सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इंडिया के बीच देखने को मिले क्या कुछ समझौते हुए हैं? तकनीक से लेकर रक्षा से लेकर व्यापार में और समुद्री सहयोग में उनको आज हम बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक अहम सवाल, जहां एक तरफ हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है, वहीं भारत सरकार लगातार अक्षैन मोड में है। लगातार कई देशों के साथ वार्ताएं चल रही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण कोरिया की तरफ से जो ये बड़ी टिप्पणी की गई और यहाँ पर अब जो समझौते हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं सर, पहले ये बताइए। देखिए, समझौते जो है कि एक तो आपका जो है चिप को लेकर हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है प्रोडक्शन कोई करता है चिप का, तो वो साउथ कोरिया करता है और भारत में बहुत समय से चाहता है कि हमारे यहाँ भी चिप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए या चिप के प्रोडक्शन भारत में हो। तो एक तो इसी बात को लेकर सहमति बनी है कि दोनों देश मिलकर जी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात को क्या किया, स्वीकार किया। बिल्कुल चाह रहा था कि भारत में प्रोडक्शन हो और इधर साउथ कोरिया को क्या लग रहा है कि वो होने से क्या हो रहा है कि जो साउथ कोरिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो रहे हैं और साउथ कोरिया भी जान रहा है कि भारतीय एक ऐसा देश है जो इस रीजन में क्या कर सकता है, उसके शिफ्ट्स को, उसके ट्रेड को सिक्योरिटी दे सकता है। इन्वेस्टमेंट कितनी आवश्यकता भारत के लिए है, तो अगर दक्षिण कोरिया भारत में इन्वेस्टमेंट करता है तो केवल दक्षिण कोरिया ही नहीं, अन्य और देशों पर प्रभाव होगा कि भारत में हमको ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए, क्योंकि भारत में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हम अपने निवेश को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। खुशखबरी जो है उसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। सुबह जब इस फैक्ट्री में काम शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में यहाँ मौत का तांडव मच जाएगा। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, गिर गई और कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। जैसे ही आग लगी, वहां मौजूद मजदूरों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला। रक्षा सामानों में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई, लेकिन अब जांच में जो सच सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पता चला है कि जिस कमरे में सिर्फ 4 मजदूरों के बैठने की जगह थी, वहां लालच की खातिर 20 लोगों को मौत के साए में काम करने पर लगाया गया था। दवा का इतना खौफनाक था कि रसायनों के DNA जांच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अपनों के शव तक पहचान में नहीं आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है। इसके बावजूद मालिक ने इसे अवैध तरीके से किराए पर चढ़ा रखा था। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 दरवाजे थे, जबकि कायदे से 4 होने चाहिए थे। मजदूरों को ना तो कोई ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम थे। इस पूरे नरसंहार का रूप ले लिया है।
एक छोटी सी लापरवाही ने शाम होते होते अस्पताल के बाहर चीख पुकार मची और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इन 25 मौतों का असली जिम्मेदार कौन है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर जानबूझकर रची गई एक खौफनाक साजिश। वही जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम में मौके पर डटी हुई है और मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी रहा ताकि अगर कोई भी अंदर फंसा है तो उसे बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और जांच के सख्त आदेश दिए हैं। सवाल वही है, इसे समय पर चुनाव कराने की जो उम्मीदों हैं उनमें गहरा झटका लगा है और कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। प्रदेश में ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इसमें कई बड़ी बाधाएं सामने आ रही है, अड़चन सामने आ रही है। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की फाइनल पोर्टल लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले फाइनल सूची है, लिस्ट है, इसमें आगे इसको बढ़ाया गया है 4 बार, यानी कि ये 5वीं बार है जब राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख में बदलाव किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में रिवीजन शुरू करने के वक्त अंतिम मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें करीब 1269 वोटर थी। मई 2022 में हुए पिछले पंचायत इनके निस्तारण के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का अभियान चल रहा है। इलाहाबाद है, कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग भी अभी अटकी हुई है। निर्वाचन आयोग से पूछा था कि समय पर मई जून में क्या वो चुनाव करा पाने में संभव है, उसके चुनाव कार्यक्रम का स्टेटस क्या है। कोर्ट में दारी याचिका में दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से अधिकतम 5 साल तक का हो सकता है। यूपी पंचायतों की अवधि बढ़ाना संविधान के खिलाफ है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव शेड्यूल घोषित करने की मांग याचिका में की गई थी। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना यूपी सरकार का काम है। यूपी पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अनुसार राज्य सरकार चुनाव आयोग की सलाह से पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार का होता है। यूपी पंचायत चुनाव में अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ओबीसी कमीशन जिलावार सुनवाई पर पंचायत चुनाव में आरक्षण वाली सीटों की घोषणा कर सकता है। ओबीसी कमीशन को ये काम पूरा करने में कई महीने लग सकते हैं, रह जाती है। ऐसे में जिलों से लेकर बूथ लेवल तक संगठन की मजबूती में जुटे दलों को गहरा झटका लग सकता है। लिहाजा अगर चुनाव टले तो अगले साल मार्च अप्रैल के बाद ही संभव हो पाएंगे। ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन इसमें भी कई सारी अड़चन देखने को मिल सकती है। तब तक पंचायत हो, डीसी और जिला पंचायतों में प्रशासक यानी अफसर जिम्मेदारी संभाल सकते। अमेठी के नरहरपुर गांव में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। इस घटना में रामगंज थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी समेत 4 लोग घायल हो गए। मेरठ नगर निगम सड़कों के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम RMS लागू कर रहा है। ये प्रणाली सड़कों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगी, जिसमें निर्माण और मरम्मत का पूरा ब्यौरा होगा। सेंसर और GIS तकनीक से गड्ढों और दरारों का पहले ही पता चल जाएगा, जिससे समय पर मरम्मत होगी। मेरठ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द होगी। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से भूमि अधिग्रहण और धनराशि आवंटन के लिए वार्ता करने का आश्वासन दिया। ये घोषणा विश्व होम्योपैथिक दिवस पर हुई, जहां मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने किफायती डिस्पेंसरी और कैंप शुरू करने की बात कही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होगी। ये परीक्षा मेरठ सहित 6 जिलों के 53 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मेरठ में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4200 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रवेश पत्र 15 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र में 147 लोगों को प्रवेश से वंचित कर काली सूची में डाला है। इसमें भाकियू अम्बेडकर के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय भाटी सहित कई बड़े राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी और छात्र नेता शामिल हैं। आगरा की ट्रांस यमुना पुलिस ने सरकारी विभागों में कार लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य किराए पर गाड़ियां लेकर कागजों में हेरफेर कर उन्हें गिरवी रख देते थे। औरैया में ओवरलोडिंग और अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन व पुलिस ने सघन अभियान चलाया। अनंतराम टोल प्लाजा के पास 16 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। विधुना में भी 11 वाहनों का चालान कर एक डंपर सीज हुआ। ये अभियान जारी रहेगा। बेला औरैया में एक किशोरी ने पूर्व CM अखिलेश यादव के साथ CM योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक गीत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अधिक लाइक के चक्कर में उसने पिता संग भी गाना गाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। इशिता गर्ग ने 491 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मान्य गुप्ता और तफीम नाजिर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मंडी धनौरा नगर पालिका परिषद अमरोहा में 1 करोड़ रुपए की लागत से 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण करा रही है। इनमें वार्ड 25 की जर्जर सड़क भी शामिल है। 9 वर्षीय माही का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह DM से किताबों के ऊंचे दाम कम करने की गुहार लगा रही है। उसके भूमिहीन मजदूर पिता 3100 रुपए की किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार यानी कि 20 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकारों DA बढ़ाते वक्त अब सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समानता का अधिकार, इसे बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भी। वराले की पीठ ने केरल राज्य और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दी। साथ ही इस बात की पुष्टि भी की कि महंगाई से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के कर्मचारी समान रूप से प्रभावित होते हैं।
अब क्या ये पूरा मामला है, जरा उसको भी आप सुनिए। देखिए, मामला साल 2021 का है। उस दौरान केरल सरकार और केएसआरटीसी ने भारी वित्तीय संकट का हवाला देते हुए मुकाबले पेंशन भोगियों के लिए कम महंगाई भत्ते सही ठहराने की कोशिश की थी। उन्होंने पेंशनर्स और वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरी का मानते हुए इसे एक नीतिगत मामला बताया था। उस दौरान कर्मचारियों को 14 दिए और पेंशनर्स को 11 डीआर दिया गया था।